नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम मंजिल के माध्यम से हम आपको करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि देश सेवा के साथ कैसे आप एक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप एक करियर बना सकते हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल DR गार्गी जी, जो कि हैं कमांडिंग ऑफिसर 7 HP NCC से। तो सर, सबसे पहले जय हिंद और आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच जी सर, आज हम जानने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं सर आर्मी की, हम बात करते हैं हमारी सेना की जितने भी अंग हैं। सबसे पहले तो सर, एक बीइंग अ सिविलियन और दूरदर्शन की तरफ से सर सबसे पहले तो हम थैंक यू करना चाहेंगे कि आप लोगों की वजह से हम सुरक्षित यहाँ पे रहते हैं, आराम से हम अपने देश की जो एक फ्रीडम है उसको एंजॉय करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आज हम जानने वाले ना कि जब हम देश सेवा की बात करते हैं और देश सेवा के साथ अफसर की भी हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जब हम सेना की बात करते हैं, हम हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनकी बात करते हैं, क्या भूमिका होती है उनकी एक देश की रचना में, एक देश की सेवा में, और अगर हम बात करें युवाओं की, उनके चरित्र निर्माण में? देखिए, जो आपकी इंडियन आर्मी है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका प्राइमरी जॉब है एक्सटर्नल थ्रेट। सो जितना भी और हमारे बहुत लाइव बॉर्डर्स हैं जी। हमारा प्रॉब्लम चाइना के साथ अभी आपने देखा होगा, वो कंटिन्यूस चल रहा है सिंस 1962 जी। 1962 में उन्होंने अटैक भी किया था हमको। एंड पाकिस्तान इज़ अ लाइव बैटलफील्ड एज फार एज द बॉर्डर्स आर कंसर्न्ड जी। LOC एंड ऑल दीज एरियाज। प्लस उसकी ये तो हो गया एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट जो कि कंटिन्यूस है। एंड अपना गार्ड आप नीचे नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कि इवन एयरफोर्स भी एक्टिव हो गई है, हमारी नेवी बहुत एक्टिव हो गई है इन द वाटर्स, बिकॉज थ्रेट हमको हर तरफ से है। अब साउथ चाइना सी, देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। इट्स दिस, द इंडियन आर्मी के पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटरनल थ्रेट। हम द इंडियन आर्मी इज़ इन्वॉल्व इन इंटरनल थ्रेट ऑल्सो। और इंडियन आर्मी मतलब ओनली इंडियन आर्मी जी। इसमें एयरफोर्स नेवी का इतना बड़ा रोल नहीं है। अब जैसे आप देख रहे हैं J&K, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, सो ये सिंस डेकेड्स दीज प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूइंग एंड इट्स द आर्मी इज़ द लास्ट बेस्टियन जी। जब सब सिस्टम आपका फेल हो जाता है तो आप आर्मी को बुलाते हैं। बिल्कुल। तो रोल इतना है कि एक समय ये भी था कि आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में आता था पहले कि बच्चा बोरवेल में गिर गया जी। तो उसके लिए भी आर्मी बुलाई जाती थी जी। सो आर्मी हैज़ गॉट अ रोल विच इज़ देयर इन एवरी फैसेट ऑफ लाइफ ऑफ अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री जी। और सर, मुझे लगता है कि आप काफ़ी प्राउड हैं कि आपने देश के लिए सर्विंग की है, और ऐसा ही जितने भी युवा हैं वो भी चाहते हैं, बहुत क्रेज़ है लोगों का कि वो आर्मी में जाएं, वो नेवी में जाएं, वो एयरफोर्स में जाएं। तो ऐसी कौन कौन सी शाखाएं हैं जो हमारी, अगर मैं आर्म फोर्सेस की बात करूं, जहां पे जो युवा हैं वो जा सकते हैं? युवा आपके देखो, एज नेवी में आप एज युवा, हमारे एज सेलर्स, एज एयरफोर्स में एज एयरमैन, आर्मी में एज दे कैन गो एज जवान्स। फिर आर्मी में आपके अलग अलग जैसे मैं इन्फेंट्री का हूँ। इन्फेंट्री का मतलब है कि आप बेसिकली इट्स अ फाइटिंग आर्म। 4 फाइटिंग आर्म होती है जो बेसिक फाइटिंग आर्म होती है आर्मी के अंदर। वन इज़ द इन्फेंट्री, the armored corps, they are supporting arms also. So avenues for youth are in all these organizations. Recruitment होती है, इनका जो period of जब ये भर्ती हो सकते हैं, that is from 18 to 25 of age जो टोटल इनका पीरियड है। प्लस इसके अलावा there is the officer cadre, जिसकी आपकी एंट्री थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो आपका 12th के बाद आपका एग्ज़ाम होता है UPSC लेवल का जी। फिर आपका CDS/OTA जो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। सिमिलरली आपका FCAT फॉर एयरफोर्स है। सिमिलर एग्जाम्स आर देयर फॉर नेवी ऑल्सो, दैट इज़ फॉर ऑफिसर कमीशन जी। इनकी ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं, एकेडमीज़ में आपकी ट्रेनिंग कराई जाती हैं। एंड मोमेंट आप एक एकेडमी में एंटर करते हैं, तो आपने जो मुझसे सवाल पूछा अभी कि you know, they make you a gentleman and they make you an officer and they give you character, they give you, and character comes from discipline. अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आपके पास सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। सो वो बिल्ड करते हैं आपका, they give you officer like qualities and वो सारी उम्र आपके साथ रहती हैं। एंड मैं ये कहूँगा कि आर्मी इज़ नॉट अ करियर, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। इट इज़ समथिंग विच एवरीबडी कांट डू। एंड आप देखो, आप वो कहते हैं ना कि नॉट इनफ गोल्ड इन द वर्ल्ड कैन बाय दी स्टार्स फ्रॉम यू, नॉट इनफ गोल्ड इन द वर्ल्ड कैन टेक देम अवे फ्रॉम यू। सो यू हैव टू अर्न देम एंड इट इज़ अर्न थ्रू रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन
एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी। जी बिल्कुल, और आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया कि क्या एक फ़ीलिंग होती है जब आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा बनते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मना रहे हैं, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं छोटा था तो मेरे को एयरफोर्स में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे जो उनके काफ़ी सारे जो जेट्स होते हैं, मैं आज भी काफ़ी उनके बारे में जानता रहता हूँ कि चाहे वो यूरो फाइटर हो या फिर रफ़ाल हो, या उन सब के ऊपर काफ़ी मेरा इंटरेस्ट रहता था। मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, किसी कारणवश शायद मैं नहीं जा पाया। बट सर 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे हम मना रहे हैं, तो उसका क्या महत्व है और क्यों हम उसको सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली 8 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन एयरफोर्स का इंसेप्शन हुआ था 1932 में। तो उस दिन से आज अभी तक ये एयरफोर्स डे मनाया जाता है एज इट्स काइंड ऑफ रेजिंग डे, यू नो, द डे एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस कंट्री। एंड अभी जो लेटेस्ट आपका एयरफोर्स डे का जो सेलिब्रेशन होगा वो चंडीगढ़ में होगा। उसमें आपके एयर शोज़ होंगे, फाइटर्स भी उसमें पार्ट लेंगे, आपके व्हाटएवर जो एयर के पास जितना भी उनका अपना एयरक्राफ्ट्स हैं, सो व्हाटएवर दोज चोजन एयरक्राफ्ट्स दे विल कंडक्ट अ एयर शो, दैट इज़ द एयरफोर्स डे आपका जो होता है। जी, और ये हर साल सेलिब्रेट होता है। जी, और सर एयरफोर्स डे की हम बात करते हैं, एयरफोर्स भी एक आर्मी का, एक आर्म्ड फोर्सेस का एक अभिन्न अंग है। हमने नेवी के बारे में भी, जैसा आपने बताया कि आप उसमें सेलर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, तो नेवी में भी क्या आप बीइंग अ एयरफोर्स पायलट, या फिर अगर आप एयरफोर्स में इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तब भी आप नेवी में जा सकते हैं? यस, आपके जो वॉरशिप्स हैं या आपकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसमें आपके नेवल पायलट्स, एयरफोर्स पायलट्स, मतलब नेवी ने ट्रेन किए हुए, दे आर ऑल्सो फ्लाइंग, उसमें फाइटर्स होते हैं। आपके जितनी भी अभी तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो नेवी के पास है अभी, और भी इंसेप्शन अभी इट इज़ ऑन इन द पाइपलाइन। सो दे आर कैरिंग आई थिंक सी हैरियर्स हैं अभी नेवी में। सो दे आर, दैट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द एयर सपोर्ट विच इज़ गिवन टू द नेवी। जी, सो yes, they can fly, they are flying already in this thing। जी, और सर जितना मैं समझ सकता हूँ और जितना जो भी आर्मी के ऊपर काफ़ी फोकस करता होगा वो ये जानता होगा कि कहीं ना कहीं जो मेन फाइटिंग जो स्पिरिट होती है, जो मेन फाइट बैटल होती है, वो ग्राउंड पे आर्मी करती है, और नेवी और एयरफोर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह उसे सपोर्ट देती है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं, आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि हमारे देश को एक्सटर्नल थ्रेट्स तो हैं ही, एक हॉस्टाइल हमारे नेबर्स हैं ही, और इंटरनल थ्रेट भी होता है। तो इंटरनल थ्रेट को क्या, जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी, तो क्या उससे हम उसको काउंटर एक्ट करते हैं, और ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ये है क्या, और इसमें कैसे जो हमारे युवा जा सकते हैं? देखिए, टेरिटोरियल आर्मी का आपका इसमें आपका एज क्राइटेरिया इज़ फ्रॉम 18 to 42। जी, ऑफ हैंड आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक दैट इज़ द एज क्राइटेरिया। और इसका आपका इसमें बेसिक ये होता है कि यू शुड बी अ ग्रेजुएट, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। आपका जॉब प्रोफाइल एक अच्छा जॉब प्रोफाइल होना चाहिए, एनी डिपार्टमेंट यू शुड बी अ डिसेंट जॉब प्रोफाइल। जी, आपका एग्ज़ाम होता है रिटन, वो रिटर्न आप पास करेंगे, उसके बाद आपका SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसमें आपकी बेसिक ऑफिसर, बिकॉज दैट इज़ वेरी टफ। जी, उसमें उसका जो, आई एम टॉकिंग ऑफ द एंटायर आर्मी, मैं पूरे आर्मी की बात कर रहा हूँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। मतलब पासिंग एग्जाम UPSC का पास करना बहुत आसान है, SSB क्लियर करना बहुत मुश्किल है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पिछली बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 100 वैकेंसीज थी, दे ओनली सिलेक्टेड 55। उसमें भी आप सोच लो कि मेडिकल में है, कुछ और रह जाएंगे। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वैकेंसी जाने दी, बिकॉज स्टैंडर्ड डाउन नहीं होना चाहिए। बिकॉज एज एन ऑफिसर आपका स्टैंडर्ड डाउन होगा तो देयर इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। आपके हाथ में जिंदगियां हैं। आप एज एनी अदर जॉब आप ले लो गवर्नमेंट एजेंसी में, आप गलती भी कर दोगे तो कौन सा बड़ा कोई किसी को लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं। यहाँ पे यू कैन यू नो, आपका एक मिस्टेक कैन कॉज लॉस टू लाइफ, और एक रॉन्ग डिसीजन कैन बी फेटल in places like the LOC, other places, other areas. So they do not compromise with quality. ये है आपका जो तो टेरिटोरियल आर्मी का आपने पूछा मेरे से, तो ये भी सर्व करते हैं एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ये भी काउंटर इंसर्जेंसी में पार्ट लेते हैं। इनका ट्रेनिंग जब ये SSB पास करने के बाद इनका आई थिंक 30 से 40 डेज का इनका क्रैश कोर्स ट्रेनिंग होता है। लेकिन जब ऑफिसर बनते हैं जब ऑफिसर बनते हैं तो 3 महीने का इनका फिर से ट्रेनिंग होता है।
फिर इनका फिर देन दे कैन एट सम पॉइंट दे आर रेगुलराइज्ड ऑल्सो, अगर इनको रेगुलराइज होना है इनकी चॉइस होती है, अदरवाइज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दे सर्व इन दैट दिस थिंग एंड दे वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं जो एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर परफॉर्म करता है जी। और उनको बेनिफिट्स भी उतने ही मिलते हैं, आपका मेडिकल का बेनिफिट मिलता है, आपका कैंटीन बेनिफिट्स मिलते हैं, फैमिली प्लस योरसेल्फ जो भी हैं, तो वो सारी इनकी फैसिलिटीज़ दे आर अवेलेबल टू द टेरिटोरियल आर्मी जी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि टेरिटोरियल आर्मी भी एक पार्ट है कहीं ना कहीं हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, उसमें भी आप जा सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा, यू बीइंग अ आर्मी पर्सन और मराठा मैं देख रहा हूँ आपके बैच में लिखा हुआ, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या एक एटीट्यूड होना चाहिए एक युवा के अंदर जो आर्मी में जा रहा है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि इसमें जो सिलेक्शन है बहुत ही रिगरस, बहुत ही हार्ड होती है। ऑफिसर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें जो आपका ये होता है, इसमें कुछ नहीं है, यू हैव टू बी ओरिजिनल। आप अगर ओरिजिनल हैं और आप में पैशन है, पैशन तो सब हर एक युवा में पैशन है आज की तारीख में, हर युवा अच्छा करना चाहता है। जो नॉर्मल एक व्यक्ति है उसकी ख्वाहिश रहती है कि मैं ज़िंदगी में अच्छा करूं, फौज में जाऊं, कुछ और करूं, बड़े बड़ी आशाएं तमन्नाएं होती हैं। पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें फिर वो दे सी योर कंप्लीट प्रोफाइल, इट शुड फिट द यू नो, यू शुड बी अ गुड लीडर, यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप आदमी को, आप अपने जवानों को लीड कर सकें जी। एंड यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ में मतलब हम बोलते हैं कि यू नो किसी के लिए जान देना बहुत आसान नहीं होता है, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जब लड़ाई के मैदान में जब आपका साथी इंजर हो जाता है या उसको गोली लग गई है तो अपनी जान की परवाह ना किए वो आगे जाके उसको बचा के लाता है, या ऑफिसर को गोली लगने वाली है, जवान आगे खड़ा हो जाता है, अपनी छाती में ले लेता है। तो वो जज्बा, वो लीडरशिप क्वालिटी के जहाँ पे जवान का इतना प्यार हो अपने अफसर से जी। और कि वो उस तरह का कमांड कर सके, सो उसके लिए क्वालिटीज़ तो चाहिए, तो वो आपकी एसएसबी में वो देखते हैं जी। उनको आगे रिफाइन किया जाता है इन द एकेडमी, आपको एक पत्थर से हीरा बनाया जाता है बिल्कुल धीरे धीरे करके, एंड देन द लाइफ इन द आर्मी टीचेज यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो बिल्कुल दैट इज द और सर जब हम बात करते हैं ना इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस स्थान दिया गया, बहुत पुरानी हमारी आर्मी की हेरिटेज है। और अगर हम बात करें हमारे जो हॉस्टाइल नेबर्स हैं, हमारे थिएटर्स, चाहे वेस्टर्न थिएटर है, ईस्टर्न थिएटर है, बहुत अच्छे ढंग से आर्मी कमांड कर रही है। क्या कारण है कि इंडियन आर्मी को इतना ज़्यादा ऑनर दिया जाता है बाहर के देशों में भी? देखो, पहली बात तो इट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड आर्मी। इसके जो हमने जो इसका जो सिस्टम, वेदर वी से के द ब्रिटिशर्स हैव मेड इट और वॉट एवर एथोस ट्रेडिशंस हैं हमारी इंडियन आर्मी की, और बहुत पुरानी आर्मी है। इट हैज़ फॉट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स, ब्रिटिश के टाइम से ये इस आर्मी ने बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्मी है जी। इस आर्मी ने इसके जो पूर्वज थे, जो हमारे जितने भी एक्स सोल्जर्स, जैसे मान लो मैं मराठा रेजिमेंट का हूँ, माई रेजिमेंट इज़ वेरी ओल्ड, देर आर रेजिमेंट्स विच आर वेरी ओल्ड रेजिमेंट्स, जिन्होंने, जैसे आपने भी मुझे बातों बातों में एग्जांपल दिया था कि आपके दादाजी भी, परदादा जी भी 1885 में आपने बोला, तो इमेजिन वी हैव बीन फाइटिंग वॉर्स फ्रॉम दैट टाइम अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इतने विक्टोरिया क्रॉस मिले, इतने ब्रेवरी अवार्ड्स मिले। तो एज सोल्जर्स वी हैव ऑलवेज बीन, वी हैव, द इंडियन सोल्जर विल फाइट एनीवेयर बिल्कुल, एंड ही इज द बेस्ट। ये बात तो है। ये आप एक केरला वाले बंदे को आप उठा के सियाचिन में डाल दो, वो वहाँ भी ही विल बी फिट देयर आल्सो जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन आर्मी की। प्रोबेबली द क्रेडिट गोज टू एवरीबडी, द ऑफिसर्स जी एंड द मेन यू ट्रेन, द ट्रेनिंग सेंटर्स, द इंस्ट्रक्टर्स। तो वो एक इथोस हमने मेंटेन कर रखा है जी। आई होप फ्यूचर में भी ऐसा ही रहे, एंड आई एम श्योर इट विल रिमेन। बिल्कुल सर, अगर आप जैसे कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे तो ज़रूर रहेगा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने की, तो अभी हमने देखा है कि एक अग्निवीर स्कीम आई है, तो आप हल्का सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर स्कीम में? अग्निवीर का तो आपने जैसे न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कि इट इज़ अ 4 ईयर का ये स्टेंट है आपका आर्मी में जी। प्रोसीजर वही है, सेम जो रिक्रूटमेंट होती है उसी उसमें स्टैंडर्ड्स में कोई कमी नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि अभी पहले एक जवान को मिनिमम 16-17 ईयर्स तक की नौकरी करनी पड़ती थी, अब वो 4 साल में उसको वॉलंटरी ही 25% विल बी रिटेन्ड और रेस्ट विल नॉट बी केप्ट इन द आर्मी। तो यही फ़र्क है, बाकी तो कोई एज फार एज स्टैंडर्ड्स गोज, स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि 4 साल में, मुझे नहीं लगता कि 4 साल में कोई बंदा फौजी बन सकता है जी। 4 साल में तो उसे समझ भी नहीं आता कि आसपास हो क्या रहा है। बिल्कुल।
तो थोड़ा सा ये बहुत कम, क्योंकि 1 साल आपका ट्रेनिंग में निकल जाएगा। उसके बाद फिर और जैसे आपका मान लो एक आर्मर्ड कोर का टैंक का चालक है, ड्राइवर है जी, तो उसको 7 से 8 साल तक उसको टैंक नहीं दिया जाता है। मतलब 7 से 8 साल तक उसका, क्योंकि वो देयर आर स्टेजेस, आप हर स्टेज से गुजरते हो तब आपके हाथ में इतनी महंगी मशीन आती है जी। क्योंकि वो चीज़ लड़ाई के मैदान में आपका एक्सपीरियंस, कूलनेस ऑफ माइंड, आपने कैसे एनिमी को एंगेज करना है, वो सब चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप होती है। तो लेट्स सी, एक नया प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ समथिंग इन द पाइपलाइन। प्रोबेबली इफ इट डजंट वर्क आउट तो देयर इज ऑलवेज स्कोप टू चेंज इट अगेन जी। तो लेट्स सी, चेंज इज डिफिकल्ट, मतलब वो कहते हैं ना परिवर्तन, अगर कोई चीज़ बदलना चाहें आप तो रेजिस्टेंस बहुत होती है। बिल्कुल। तो इसके लिए भी बहुत सारे व्यूज़ हैं लोगों के, लेट्स गिव इट अ चांस जी। उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसका, क्योंकि जिन लोगों ने ये पॉलिसीज़ बनाई है, a lot of thinking has gone into it, they are experts, प्रोफेशनल्स जी। सो उन्होंने सोच के ही कुछ दिया होगा। बाकी ऑन ग्राउंड अभी जब ये एक्टिव होगी ये, तब देखेंगे कि क्या कैसे इसका चलता है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड स्कोप फॉर चेंज जी। सर, आर्मी में जो भी लोग जाना चाहते हैं, जो भी युवा जाना चाहते हैं, सबसे बड़ी उनकी समस्या होती है कि वो मेडिकल फिटनेस जो क्लियरेंस होती है उसको नहीं कर पाते। तो अगर आप थोड़ा सा बताएंगे कैसा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें हमारे युवा दर्शकों को। देखिए, मेडिकल आजकल का प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ द टीवी, नो आई विल नॉट से टीवी, द इंटरनेट, सोशल मीडिया, एक टाइम होता था व्हेन द यूथ वाज जनरली टफ, वो गेम्स खेलता था, आउटडोर गेम्स वो सब करता था। आजकल वो सिस्टम थोड़ा, बच्चे अभी जो आज का यूथ है वो वीडियो गेम्स, बाकी चीज़ें और चीज़ें एट दैट एज जब उसको बाहर खेलना चाहिए, भागा दौड़ी करनी चाहिए, वो नहीं करता है। सो एज अ रिजल्ट द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आती है, इट इज़ वन इज़ ऑफ ओबेसिटी, कि थोड़ा मोटापा है, स्टेमिना नहीं है। फिर जब आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो मेडिकल प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आएंगी। और आर्मी का जो मेडिकल होता है दैट इज़ क्वाइट टफ, बिल्कुल, उसमें आपका हर चीज़ चेक की जाती है। तो कोई डिफेक्ट निकलता है तो देन यू लूज आउट। सो आई कैन से, मैं यही कहूँगा कि अपने आज के यूथ को कि फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है जी। आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ शिमला में पोस्टेड आया हूँ, मैं रोज़ 10 किलोमीटर चलता हूँ बिकॉज मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ सुबह। वाह। तो नॉट दैट मेरे पास ऑफिशियल गाड़ी है, आई कैन गो इन द व्हीकल, बट एक वॉक इज़ सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सो फिजिकल फिटनेस आपके हाथ में है जी। तो वो इम्पोर्टेंट है। वो ऐसा भी नहीं है कि आप मान लो आप कल आर्मी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप एक्टिविटीज़ छोड़ दो करना, तो आपको भी वो मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाए। आर्मी में भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑफिसर्स को होती हैं, जवानों को होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं। तो वो तो एक इंडिविजुअल के हाथ में है कि उसने उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है और उसको कैसे अपने आप को कैसे मेडिकली फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है, वो बहुत ज़रूरी है जी। सर, जब हम आर्मी की बात करते हैं तो कुछ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल टाइम में या फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं, हम देखते थे वो एनसीसी को ज्वाइन करते थे, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो सर, एनसीसी से कैसे आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, और एनसीसी क्या एक आर्मी का अंग है? देखिए, मैं पहले आपका एनसीसी का, ये नेशनल कैडेट कोर है ये जी। इट इज़ द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और ये कैरेक्टर बिल्डिंग, इसका ये आप कैरेक्टर बिल्डिंग में ये एक इसका बहुत बड़ा योगदान है जी। इतनी बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आप कभी देखना, जो अगर आप किसी बच्चे को एनसीसी में अगर वो एक बार वो वर्दी जब पहन लेता है तो अलग हो जाता है, ही इज डिफरेंट। वर्दी का जायका ही ऐसा है। तो और ऊपर से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, उसको ड्रिल, मार्चिंग, उसको वो सब सिखाना, तो उसका चाल में बदलाव आ जाता है, प्लस डिसिप्लिन जो आपको इनकलकेट करते हैं जी। तो आर्मी का ये ब्रांच आर्मी का इस तरह से है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द आर्मी, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट इट इज़ कंट्रोल्ड, इसको आर्मी कंट्रोल करती है। इंस्ट्रक्टर्स सारे आर्मी के होते हैं, ट्रेनिंग वो इम्पार्ट करती है, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स आते हैं। तो बच्चों को 3 सर्टिफिकेट होते हैं इसमें, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट। तो हर एक सर्टिफिकेट के आपके बेनिफिट्स हैं जो आपको सिविल में मिलते हैं। आपने अगर पुलिस में भर्ती होना है तो बहुत सारी स्टेट्स, इट डिपेंड करता है स्टेट वाइज, कई स्टेट्स के और भी ज़्यादा हैं, जैसे हिमाचल के शायद कुछ कम होंगे, केरला के बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे हर एक स्टेट में अपना अपना एक पॉलिसी है जी। आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं इसके थ्रू, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि आपको उसके
मार्क्स मिलते हैं, एडिशनल मार्क्स मिलते हैं आपको। जो अब आप एनसीसी का मान लो आपने सी सर्टिफिकेट किया है जी, तो अगर आप सी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेडिंग लाते हो या ब्रावो ग्रेडिंग लाते हो तो आप सोचिए कि फॉर ऑफिसर जो आपका ओटीए का एग्जाम है या सीडीएस का एग्जाम है, आपको देने की जरूरत नहीं है। आप बिना एग्जाम दिए आपका एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगा जी। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो एक तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए आपके पास ये है। सेकेंडली आपका जो एज अ जवान आपको सिर्फ फिजिकल देना है, सिर्फ मेडिकल देना है और फिजिकल और मेडिकल देना है, रिटर्न नहीं देना है जी। सो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एनसीसी कैडेट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी जी। प्लस यही चीज़ें फैसिलिटीज़ आपकी पैरामिलिट्री में भी दे रहे हैं, ये इंडियन पुलिस में भी दे रहे हैं। अब जैसे मैं केरला में था तो मैं वहाँ पे मतलब मैं हैरान था कि मैं एलएपी की बात कर रहा हूँ, एलापूजा, वहाँ पे एवरी सेकेंड पुलिसमैन वाज एक्स एनसीसी कैडेट। वो जो ट्रैफिक में पता चलता था हमको तो मैं रोक के पूछता था एक्स एनसीसी, वो यस सर। वो जब उसको पता चला आई वाज कमांडिंग देयर आल्सो, वो आके फट से बोलता था अच्छा सर यू आर जैन सर, आई वाज आल्सो। तो मैं वाज सरप्राइज्ड। और मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम एनसीसी। सो आपको एक पुलिस को भी इसका बेनिफिट है, ट्रेंड आपको बंदा मिल रहा है पहले से जी। पहले से डिसिप्लिन्ड आदमी है। सोसाइटी में कल ये जाते हैं तो दे आर ऑलरेडी देयर आर डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर। बिल्कुल। इवन इफ अगर हम इनको सिर्फ 10% भी दे पाए वो भी बहुत है जी। इनको हम सिर्फ डिसिप्लिन सिखा पाए तो कितनी बड़ी बात है। आज डिसिप्लिन इज द बेड रॉक जी ऑफ एवरीथिंग। सोसाइटी का बेड रॉक है। अगर सोसाइटी डिसिप्लिन्ड है, सोसाइटी में कैरेक्टर है, तो तभी तो नेशन बिल्डिंग होगा जी। बिल्कुल। उसके बिना तो होगा नहीं। सही बात। तो आप वो चीज़ दे रहे हैं। 15 लाख 16 लाख की इनकी नफरी है। सो एनसीसी के बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आई होप के थ्रू योर चैनल ऑल्सो यू नो लोगों को पता चलेगा कि यानी एनसीसी कितनी बेनिफिशियल है, करियर के एस्पेक्ट से ही नहीं, आपके पर्सनल एस्पेक्ट से भी जी। तो सर एनसीसी क्या स्कूल लेवल पे भी स्टार्ट हो जाती है या फिर कॉलेज लेवल पे ही आप? कॉलेज लेवल पे भी होती है, स्कूल लेवल पे भी होती है। स्कूल लेवल पे आपको अगर देखिए अभी हिमाचल में क्या है कि आई डोंट नो व्हाई इट इज़ देयर, ऐसा किसी और स्टेट में शायद नहीं होता है। हिमाचल में आपका 10th तक का जो 10th है, 10th तक आपका हिमाचल में सिर्फ एनसीसी है, 11th और 12th में नहीं है जी। तो 10th तक आप सिर्फ ए सर्टिफिकेट का एग्जाम दे सकते हो स्कूल में। बी का अब 11th 12th में आपको एनसीसी नहीं दी है स्टेट ने जी। तो उसके बाद दिया है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आप स्कूल लेवल में आपको ए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर आपको 11th 12th पास करके आप दोबारा कॉलेज में जाके एनसीसी ले सकते हैं, फिर आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिलेगा जी। तो ये थोड़ा सा मतलब इनको ये 11th 12th का भी करना चाहिए स्कूल लेवल का, ताकि बी सर्टिफिकेट भी स्कूल लेवल में ही मिल जाए जी। और कॉलेज में आपके लिए सी का होना चाहिए जी। तो आई थिंक दैट शुड बी द जी। और सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, खासकर युवा जो आर्मी के लिए जब वो तैयारियां करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी आपका नहीं क्लियर हो पाता आर्मी का, तो कई लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं कहूँगा हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क जी। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप जो भी डिसहार्टन अगर आप होंगे तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ योर कैरियर। यू हैव टू आप किसी भी चीज़ जिंदगी में कुछ भी करेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ट्राई एंड ट्राई अगेन, ये आपका एक सिस्टम में शामिल होना चाहिए जी। और अगर ये करेंगे तो अवश्य आप सफल होंगे जी। सर अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, जैसा कि आपने कहा कि आपकी मराठा रेजिमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई थी, और कौन कौन सी ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो अभी हमारी आर्मी में हैं? रेजिमेंट्स तो बहुत सारी हैं, आपकी डोगरा है, आपकी महार है, मराठा है, कुमाऊं है, देयर लॉट ऑफ सिख है, सिखलाई है, देयर लॉट ऑफ रेजिमेंट्स आर देयर जो इन्फेंट्री के साथ विच आर एसोसिएटेड विद द इन्फेंट्री। तो और उन रेजिमेंट्स का बहुत पुराना ट्रेडिशन, बहुत लंबा ट्रेडिशन है। जैसे आपके परदादा जी ने लड़ाई लड़ी थी तो वैसे ही यू नो वो रेजिमेंट्स का वो हिस्ट्री अभी भी मेरा ख्याल आपको आपकी फैमिली को या किसी को फौज की जिस रेजिमेंट में वो थे वहाँ से कुछ आता होगा, कुछ बातचीत होती होगी, कभी बुलाया होगा कभी। अब तो खैर बहुत टाइम हो गया है। सो दैट इज़ द ट्रेडिशन कि आपको फौज, ये ट्रेडिशन फिर साथ में रहता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, साल 100 साल 200 साल। तो दैट रिकॉग्निशन इज़ देयर। तो रेजिमेंटल वही मैं आपको अग्निवीर का बता रहा था कि अगर देखो रेजिमेंटेशन एक चीज़ है जो इस इंडियन आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्पेशल बनाती है। बिल्कुल। तो अग्निवीर के इससे शायद रेजिमेंटेशन में भी कुछ फ़र्क आएगा। लेट्स सी कि क्या आएगा, कैसे आएगा, उसको कैसे हम आगे टैकल करेंगे। बट ये सबसे बड़ी
जो रीढ़ की हड्डी हमारी है इन्फेंट्री फाइटिंग आर्म्स की, वो आपका रेजिमेंटेशन है जी। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर भी बिल्ड करती है, आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने रेजिमेंट्स का जिक्र किया, तो क्या जब एक जवान उसमें जाता है, क्या वो रेजिमेंट्स को चूज़ कर सकता है अपने हिसाब से कि मैं इस रेजिमेंट में जाना चाहता हूँ? हाँ, आपको चॉइस मिलती है। आपको जब आप IMA से, इंडियन मिलिट्री अकेडमी या OTS से पास आउट होते हैं, तो आपको वहाँ पे चॉइस मिलती है कि आप कौन सा रेजिमेंट आप जाना चाहते हो। एक पेरेंटल क्लेम होता है, फिर एक कुछ मेरिट लिस्ट भी होती है, मेरिट पे भी बनता है जी। तो उसके हिसाब से चॉइस इज गिवन टू यू। आप जब NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं, उस टाइम भी आपके पास चॉइस होती है, आपने आर्मी जाना है, एयरफोर्स जाना है या नेवी में जाना है जी। और आप विद इन NDA इटसेल्फ आप वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, सो देयर इज एन ऑप्शन जी। कर्नल डियागागी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मुझे लगता है आपको देखने के बाद बहुत सारे युवा बहुत उत्साहित हुए होंगे और कहीं ना कहीं वो भी अपना जो एक करियर है वो आर्मी को चूज़ करेंगे। सर जय हिंद फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।